Hello students, myself Dr. Asha Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है वेव फंक्शन एंड ऑपरेटर्स। वेव फंक्शन यानी कि तरंग फलन। द वेव फंक्शन इन श्रोडिंगर इक्वेशन शोज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। श्रोडिंगर इक्वेशन में तरंग फलन इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम बताता है। श्रोडिंगर इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर एंड हैज़ मेनी सॉल्यूशन। यह समीकरण द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। इसके अनेक हल हैं, अर्थात साई के अनेक मान प्राप्त होते हैं। ई के कुछ विशेष मानों के अनुरूप प्राप्त तरंग फलन साई को आइगन फलन कहते हैं। The solutions have significance only for the certain values called the eigenvalues of the total energy E. For an atom, these values of energy correspond to the different orbits in the atom, that is Bohr energy level. Solution of wave equation for these definite values of E gives the corresponding values of the wave function psi known as eigenfunction. The first interpretation of psi की जो सर्वप्रथम व्याख्या है वो श्रोडिंगर ने स्वयं ने की थी। फॉर एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एनर्जी डेंसिटी इज़ प्रपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यानी कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो ए स्क्वायर के समानुपाती होती है। वेयर एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ऊर्जा प्रति इकाई आयतन जो है वो कहलाती है ऊर्जा घनत्व। और ए है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, यानी कि तरंग का आयाम। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी अपॉन एच न्यू। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज फोटोन डेंसिटी। Thus, photon density is equal to energy density upon h nu, that is equal to a square upon h nu. H nu is constant, therefore photon density is proportional to a square और h nu is constant. यदि किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता या फोटोन की तीव्रता ज़्यादा है तो इसका अर्थ है वहाँ फोटोन अधिक है, यानी कि जो फोटोन डेंसिटी की जो अभी हमने बात करी है कि जहाँ पर फोटोन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे फोटोन ज़्यादा है। फोटोन ज़्यादा है यानी कि जो हमारे जो लाइट वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। फोटोन के ज़्यादा पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, वो कहाँ होगी, ज़्यादा होगी जहाँ पर कि फोटोन डेंसिटी अधिक है। तो फोटोन डेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। साई इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एसोसिएटेड विद मैटर, then particle density must be proportional to psi square. Hence, psi square is the measure of particle density. If particle density is multiplied by electric charge of the particle, we get charge density. Therefore, charge density is proportional to psi square, or we can say that psi square is the measure of charge density. जो psi है, psi क्या है, तरंग का आयाम है, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, बहुत ज़्यादा है, अधिक प्रायिकता है। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर तरंग का आयाम जो है वो क्या है, मैक्सिमम होगा या अधिकतम होगा। साई स्क्वायर क्या है, साई स्क्वायर है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, या हम ये कह सकते हैं जैसे बोला है यहाँ पे कि साई स्क्वायर इज द मेजर ऑफ चार्ज डेंसिटी। साई स्क्वायर प्रायिकता घनत्व का माप है। हम ये कह सकते हैं कि जो साई स्क्वायर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रायिकता घनत्व या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड इंटरप्रिटेशन ऑफ साई। साई का जो दूसरी व्याख्या है वो बॉर्न, बोहर और हाइजेनबर्ग ने दी थी। According to them, a square of psi measures the probability of finding the particle at that point. The probability P of finding the electron at the point x, y, z is given by P equals to psi x, y, z into psi star x, y, z, that is equal to psi square, where psi star is the complex conjugate of psi
If psi is equal to f plus ig, then psi star is equal to f minus ig, where I is the imaginary quantum which is equal to under root minus 1. Hence, product psi into psi star changes to imaginary quantity to real quantity. अब जो psi का दूसरी तरह की जो व्याख्या थी वो इन 3 साइंटिस्ट ने की थी और इन्होंने क्या बताया था, जैसा भी मैंने आपको बताया है, ये जो psi स्क्वायर है वो क्या है, वो प्रायिकता घनत्व को बताता है। अब जो psi स्क्वायर है उसको हम प्रायिकता घनत्व के साथ इसको जोड़ा है, ना कि psi के साथ। क्यों? क्योंकि जो psi की जो वैल्यू है वो कहीं कहीं पर नेगेटिव आती है और ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी या तो पॉजिटिव होगी या ज़ीरो होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी, या तो धनात्मक होगी या शून्य होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। लेकिन अगर psi का मान ऋणात्मक आता है तो भी psi स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि psi जो है उसका एक काल्पनिक मान होता है और इस तरह की परिस्थिति के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, ये यहाँ पे देखिए फॉर्मूले के अंदर मैंने लिखा रखा है psi इंटू psi स्टार। ये जो टर्म है psi इंटू psi स्टार, ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाता है। जो psi जो है उसका मान जब f प्लस ig होता है तो psi स्टार का मान होगा f माइनस ig। i यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू है जिसका मान होता है अंडर रूट माइनस 1, और जो प्रोडक्ट psi इंटू psi स्टार है वो मैंने जैसा भी आपको बताया कि जो इमेजिनरी क्वांटिटी है ये रियल क्वांटिटी में चेंज हो जाती है। सो f एंड g आर रियल वैल्यूज़। तो f और g जो है वो क्या है, वो वास्तविक मान हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ psi। psi की क्या क्या गुण होते हैं वो हम पढ़ते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो सुव्यवहारित तरंग फलन हैं उनके ये गुण होने चाहिए, निम्न गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए? देखिए, जो सबसे पहला गुण है, द वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड। इट मीन्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, y, z देयर मस्ट बी ओनली वन वैल्यू ऑफ psi, यानी कि तरंग फलन का एक बिंदु पर एक ही मान होना चाहिए, अर्थात फलन एक मानी यानी कि सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तरंग फलन एक मानी नहीं होगा तो एक ही समय में एक ही बिंदु पर प्रायिकता के मानों की संख्या एक न होकर एक से अधिक हो जाएगी। यानी कि क्या होगा कि psi के एक से अधिक मान हैं तो उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो एक से अधिक होगी, जो कि सही नहीं होगा। सेकंड, द वेव फंक्शन psi एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल मस्ट बी कंटिन्यूअस। तरंग फलन एक सतत यानी कि कंटिन्यूअस फलन होना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है कि इससे तरंग समीकरण के उचित हलों के चुनने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है, वेव फंक्शन शुड नॉट नेसेसरीली बी रियल, इट मे बी कॉम्प्लेक्स। तरंग फलन का वास्तविक होना भी आवश्यक नहीं है, यह कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। psi should be finite at every point. It should neither be zero nor infinite at a point in a system. psi का जो मान है वो सभी जगह परिमित होना चाहिए। यदि psi का मान किसी बिंदु पर अपरिमित होता है तो इसका तात्पर्य है कि उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की निश्चितता हो जाएगी, जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत व प्रायिकता सिद्धांत के विपरीत है। तो इसलिए psi का मान किसी भी पॉइंट पर न तो इनफाइनाइट होना चाहिए और ना ही ज़ीरो होना चाहिए। When these conditions are applied, then for certain values of E, solution of a wave equation is possible. जब psi पर ये सीमाएं लगाई जाती हैं तब ऊर्जा के निश्चित मानों के लिए ही
तरंग समीकरण का हल संभव है। अब ये तो हमने सारा वेव फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। अब हम एक आज नया टॉपिक इसी के साथ में एक और पढ़ रहे हैं जो कहलाता है ऑपरेटर्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, तो इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स या संकारक, हिंदी में से बोलते हैं ऑपरेटर को, संकारक क्या होते हैं। An operator is the mathematical instruction or procedure to be carried out on a function. Operator is written as operator into function that is equal to another function. ऑपरेटर क्या होता है या संकारक क्या होता है? संकारक एक नियम है जिसके अनुसार एक फलन से हमें दूसरा फलन प्राप्त होता है। According to Born and Wiener, operator is a rule in which one function is changed to another function. In quantum mechanics, for any system, physical observable quantities like position, velocity, linear momentum, etc. have operator. The function on which operator is applied is called operand. An operator alone without a function has no significance. अब इसका क्या मतलब है ये हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अभी आप लोगों को बताया मैंने कि संकारक या ऑपरेटर क्या होता है। ये एक ऐसा ऑपरेटर या संकारक क्या है कि ये एक फलन को दूसरे एक फलन से हम दूसरा फलन हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम ये कहें कि संकारक जो है किसी फलन की गणितीय संक्रिया को करने का संकेत है, जिससे कि एक फलन को हम दूसरे फलन में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने एग्जांपल दे रखा है प्लस माइनस एक्स डी बाई डी एक्स स्क्वायर रूट, ये सब क्या है, ये संकारक हैं, ऑपरेटर हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें समझने की है वो ये है कि ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर जब तक अकेला है वो कुछ नहीं कर सकता। ऑपरेटर का फंक्शन के साथ होना ज़रूरी है। जब तक ऑपरेटर किसी फंक्शन के ऊपर नहीं लगाया जाता तब तक हम उसका दूसरा फंक्शन प्राप्त नहीं कर सकते, या हम ये कहें तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लें, अगर मान लीजिए हमारे पास में प्लस एक ऑपरेटर है, अगर हमारे पास में कोई वैल्यूज़ नहीं है तो प्लस जो है उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे पास में 2 + 2 है तो क्या हो गया कि 2 जो है वो हो गया हमारा ऑपरेटर। जब तक हमारे पास में फंक्शन नहीं है ऑपरेटर के साथ में तब तक ऑपरेटर की कोई वैल्यू नहीं है, ऑपरेटर का कोई हमारे लिए यूज़ नहीं है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल है d/dx x³ = 3x²। अब यहाँ पे जो d/dx है ये क्या है, ऑपरेटर है, और जो हमारा x³ है ये क्या होता है, फंक्शन। यानी कि ये वो फंक्शन है जिस पे कि ऑपरेटर कार्य करता है। तो जिस पे ऑपरेटर कार्य करता है वो क्या कहलाता है, ऑपरेंड कहलाता है। तो ये d/dx क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, x³ हो गया, ऑपरेंड हो गया, और 3x² ये एक नया फंक्शन हो गया। तो इस तरह से हम ऑपरेटर्स को समझ सकते हैं। ऑपरेटर्स बहुत तरह के होते हैं, अभी देखेंगे हम लोग। Operator is designated by a circumflex on it and is shown in capital letters. For example, Hamiltonian operator is represented as H। ऊपर ये कैप लगी हुई है। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये जो साइन है सर्कमफ्लेक्स, ये जो इन्वर्टेड V का जो साइन है ये इंडिकेट करता है ऑपरेटर को, और यहाँ पर ये जो H है जिसके ऊपर ये सर्कमफ्लेक्स लगा हुआ है ये है क्या है, हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। तो ये है अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स। सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो कहलाता है लीनियर ऑपरेटर, जिसे हम कहते हैं रैखिक संकारक। द ऑपरेटर ऑन द सम ऑफ 2 फंक्शन गिव द सेम रिजल्ट एज द सम ऑफ 2 रिजल्ट्स obtained by carrying out the same operation on the 2 functions respectively। ये देखिए यहाँ पे ये रैखिक संकारक का मैंने एग्जाम्पल दिया है। आप जैसे से देखेंगे आपको समझ में आएगा। 2 फलनों के योग पर किसी संकारक को संकारित करने पर जो परिणाम आता है वही परिणाम प्रत्येक फलन पर उसी संकारक को अलग अलग संकारित करने से आने वाले परिणाम के बराबर होता है,
उसे हम रेखिक संकारक कहते हैं। इफ ऑपरेटर इज ए, इट इज़ एक्टिंग ऑन सम ऑफ टू फंक्शंस एफ एक्स प्लस जी एक्स। ये देखिए यहाँ पर ये इसको मैथमेटिकली किस तरह से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मैंने लिखा है। जैसे मान लीजिए हमारा ऑपरेटर ए है, फंक्शन क्या क्या है हमारे पास में, एफ एक्स प्लस जी एक्स है। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, जो ऑपरेटर ए है वो फंक्शन एफ एक्स के साथ में पहले इसको लिखेंगे, तो ए ऑपरेटर एफ एक्स प्लस ए ऑपरेटर जी एक्स। तो ए हो गया हमारे यहाँ ऑपरेटर, एफ एक्स और जी एक्स हो गए यहाँ पे फंक्शंस। फॉर एग्जांपल डी अपॉन डी एक्स इज लीनियर ऑपरेटर। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं उससे आपको और समझ में आएगा। लेट ए इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। जो हमारा जो ऑपरेटर है वो क्या है, डी अपॉन डी एक्स है। हमारा फंक्शन है एक्स क्यूब है, तो एक फंक्शन तो हमारा एफ एक्स तो है एक्स क्यूब और जी एक्स है हमारा साइन एक्स। तो हमारे पास में तीनों चीज़ें आ गई। देखिए डी अपॉन डी एक्स क्या है, ऑपरेटर है, और दो जो फंक्शंस हैं एफ एक्स और जी एक्स, जो ये ऊपर वाले इसमें दे रखे हैं वही यहाँ पे दे रखे हैं, इनकी वैल्यूज़ दी हुई है इस एग्जाम्पल में। तो एफ एक्स हमारा एक्स क्यूब है और जी एक्स हमारा साइन एक्स है। अब हम इसको करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे इक्वेशन लिखा था ठीक उसी तरह से अपन ने इक्वेशन लिखा है। तो ये जो ऑपरेटर ए है उसकी वैल्यू हमने रख दी डी अपॉन डी एक्स, और फिर अंदर फंक्शन की वैल्यू रख दी एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। अब देखिए अब हमने इसको वापस इसको करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ए एफ एक्स प्लस ए जी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। इस प्रकार से हमने किया। हम दोनों तरह से इसको कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, और इस ये जो दूसरे तरीका दिखाया आपको इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों केस के अंदर वैल्यू सेम आती है, 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। इसका मतलब डी अपॉन डी एक्स क्या है, यहाँ पर लीनियर ऑपरेटर है, यानी कि ये क्या है, रैखिक संकारक है। यानी कि दोनों के जो मान हैं, दोनों के मान क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा ये रैखिक संकारक है। यानी कि यदि दो फलनों के योग पर किसी संकारक को संकारित करने पर जो परिणाम आ रहा है और वो वही परिणाम बार बार सेम आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर ऑपरेटर या रैखिक संकारक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन लीनियर ऑपरेटर या अरैखिक संकारक। यदि दो फलनों के योग पर किसी संकारक को संकारित करने पर जो परिणाम आता है वही परिणाम प्रत्येक फलन पर उसी संकारक को संकारित करने पर आने वाले परिणाम के बराबर नहीं होता है, तो उसे अरैखिक संकारक कहते हैं। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, अभी हमने एग्जांपल देखा है नाउ, जैसे इफ ऑपरेटर इज ऑपरेंड ऑन द सम ऑफ टू फंक्शंस and if the same results doesn't comes, then it is when applied on individual functions separately it is known as non-linear operator। हमने अभी ऊपर देखा, हमने दोनों पे करके देखा था, तो हमने देखा कि दोनों के अंदर वैल्यू क्या आई थी, सेम आई थी, तो इसलिए वो लीनियर ऑपरेटर था। लेकिन यहाँ पर ये देखिए इसका इसको एग्जाम्पल को समझा रखा है। लाइक ए ऑपरेटर इंटू साई वन प्लस साई टू दैट इज़ नॉट इक्वल टू ए इंटू साई वन प्लस ए इंटू साई टू। ये इस तरह से ये सेम नहीं होएगा, तो ये नॉन लीनियर ऑपरेटर है। जैसे कि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट जो है वो क्या होता है, नॉन लीनियर ऑपरेटर होता है। क्यों होता है, जैसे ही देखिए अंडर रूट साई वन प्लस साई टू दैट इज़ नॉट इक्वल टू अंडर रूट साई वन प्लस अंडर रूट साई टू। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, अंडर रूट 25 प्लस 9 जो है ये बराबर नहीं होता है अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 9 के। तो इसलिए जो अंडर रूट है वो क्या होता है, नॉन लीनियर ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नल और ज़ीरो ऑपरेटर, यानी कि ये कहलाता है शून्य संकारक। वह संकारक जिसे किसी फलन पर संकारित करने पर नया फलन शून्य प्राप्त हो, अर्थात परिणाम शून्य प्राप्त हो, तो ये शून्य संकारक कहलाता है। An operator is said to be null operator if it is applied on any function, then new function zero is obtained, then it is known as null or zero operator। जैसा अब ये देखिए हमारा
ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर के साथ में हमने फंक्शन लगाया तो वैल्यू हमारे को 0 मिल रही है। जैसे एग्जांपल लिया हमने, d/dx क्या है, हमारा ऑपरेटर है, फंक्शन है हमारा 5 जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, 0। तो इसलिए d/dx हो गया हमारा नल ऑपरेटर या ज़ीरो ऑपरेटर। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूनिट और आइडेंटिटी ऑपरेटर। वह संकारक जिसके फलन पर संकारित करने पर भी फलन का मान वही रहता है, अर्थात फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह एकक या तत्समक संकारक कहलाता है। An operator is said to be unit operator if it when applied on any function the result is same, that is no change in value, then that is known as unit और identity operator। एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए जैसे देखिए हमने ऑपरेटर लगाया है फंक्शन f(x) पर, तो हमें सेम फंक्शन मिल रहा है f(x), यानी कि कोई चेंज नहीं है फंक्शन के अंदर। तो ये इस तरह का जो ऑपरेटर है वो यूनिट या आइडेंटिटी ऑपरेटर कहलाता है। जैसे एग्जांपल d/dx इनटू फंक्शन f(x), हमारे f(x) की वैल्यू है e⁻x, e⁻ का x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, इसलिए d/dx यहाँ पर यूनिट ऑपरेटर कहलाता है। नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, योगात्मक व व्यवकलन संकारक। If a and b are two different operators and f(x) is the function, then we can write a plus b f(x) is equal to a f(x) plus b f(x), और a minus b f(x) is equal to a f(x) minus b f(x). For example, if 3 and 2 are two operators which are carried on operand x square, then अब देखिए हमारे पास में जो ऑपरेटर है उसकी वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू 3 है और एक की वैल्यू 2 है। तो जैसे मान लीजिए अगर अपन ऊपर वाला केस लें जिसमें कि a प्लस बी है, तो हमने हमारा एक ऑपरेटर मान लीजिए a हमारा 3 है और b हमारा क्या है, 2 है। तो 3 + 2 f(x) क्या है, x² है, तो 3 + 2x² विल बी इक्वल टू 5x² और दैट इज़ इक्वल टू 3x² + 2x²। इसी तरह से 3 - 2x² लेते हैं तो ये आता है हमारा x² और दैट इज़ इक्वल टू 3x² - 2x²। अब हैंस 5 and 1 आर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। तो अब यहाँ पर जो हमें नया जो फलन मिला है वो क्या मिला है, ऊपर वाले केस में हमें 5 मिला है और नीचे वाले केस में हमें 1 मिला है। तो 5 और 1 क्या हो गए, हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हो गए। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये कहलाता है गुणात्मक संकारक। इफ़ 2 और मोर देन 2 ऑपरेटर्स आर कंटिन्यूसली ऑपरेटेड ऑन एनी फंक्शन, देन इट इज़ नोन एज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। किसी फलन पर 2 या 2 से अधिक संकारकों की निरंतर संक्रिया की जाए तो इसे गुणात्मक संकारक कहते हैं। If a and b are two different operators and f is the operand, then the expression abf means ab f(x) equals to a bf(x) that is equal to a f dash x that is equal to f double dash x, where b f(x) is equal to f dash x. The first operator b operates on function f(x) to get the result f dash x, and then operator a operates on function f dash x to get the result f double dash x. The order of operating the operator is from right hand side to left hand side. If the same operation is to be done a number of times in succession, it is written by the power of the operator. For example, a operator into a operator f is written as a square operator f. अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ है, जैसे देखिए ये हमने इक्वेशन हमारी इसको लिखा है, तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास में क्या है, a b और f(x) है। तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें एक रूल फॉलो करना होता है, और वो रूल ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन हम हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और फिर हम लेफ़्ट हैंड साइड में जाते हैं। इसको आप इस तरह से याद रखिए कि जैसे हम हमेशा जब लिखते हैं कॉपी में, जब हम लिखते हैं तो हम हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड लिखते हैं, लेकिन जब हम उर्दू लिखते हैं तो उर्दू हम कैसे लिखते हैं, फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ़्ट हैंड साइड। तो उस चीज़ को याद रखिएगा कि जिस तरह से हम उर्दू
फ्रॉम राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी हम ऑपरेशन राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। जैसा हमारा ये एग्जांपल है, तो आप ये देखिए, ये लिखा हुआ है ऑपरेटर ए एंड ऑपरेटर बी एंड देन ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है एफ एक्स, दैट इज़ इक्वल टू ऑपरेटर ए बाहर रखा हुआ है और हमने ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले बी का हम ऑपरेशन करेंगे, तो ऑपरेटर बी एफ एक्स लिखा है हमने। तो जब हम ऑपरेटर बी को यूज़ करते हैं इस ऑपरेंड पर एफ एक्स पर, तो मान लीजिए हमें नया फंक्शन प्राप्त हुआ, दैट इज़ एफ डैश एक्स। अब हम क्या करेंगे, जो एफ डैश एक्स है अब वो ऑपरेटर ए पे ऑपरेट किया जाएगा, तो उससे मान लीजिए हमें नया फंक्शन मिला एफ डबल डैश एक्स। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लिकेशन को हम करते हैं। अब देखिए, अब एक एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं, उससे आपको ये चीज़ शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। आप इसको करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे देखिए, अपने यहाँ पे एग्जांपल लिया है हमने, हमारे यहाँ पे एग्जांपल के अंदर ऑपरेटर ए क्या है, एक्स है, बी की वैल्यू है डी अपॉन डी एक्स है और एफ एक्स की वैल्यू हमने ले रखी है एक्स स्क्वायर। अब हम बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बोली थी उसी तरह से हम काम करेंगे। हमारा जनरल फार्मूला देखिए ये वाला है, ए बी एफ एक्स दैट इज़ इक्वल टू ए बी एफ एक्स दैट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ऑपरेटर्स की वैल्यू रखते जा रहे हैं हम। ए की वैल्यू क्या है, एक्स है, बी की वैल्यू क्या है, डी अपॉन डी एक्स है। तो हमें सॉल्व क्या करना है, ये वैल्यू सॉल्व करनी है सबसे पहले। तो x बाहर रखा, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो क्या हुआ, जब इसको आप सॉल्व करेंगे x बाहर है और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो गया, तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर आ गया। अब जैसा भी आपको बताया था कि इफ़ द सेम ऑपरेशन इज़ टू बी डन अ नंबर ऑफ टाइम्स इन सक्सेशन इट इज़ शोन बाय अ पावर ऑफ ऑपरेटर। अगर मान लीजिए हमें यही प्रोसेस बार बार करना है, तो जैसे मान लीजिए दो ऑपरेटर्स हैं और इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो हम कैसे रिपीट करते हैं, इसको ए स्क्वायर एफ एक्स से रिपीट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारा ए की जो वैल्यू है, ऑपरेटर ए की वैल्यू कितनी है, डी अपॉन डी एक्स है और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स है। तो हमने क्या किया, ऑपरेटर ए स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, और ये लिखा हमारा जो एफ एक्स है ये क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। अब देखिए, यहाँ पर चूँकि यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये अंदर वाला इसको वो करेंगे, डिफ्रेंशिएशन किया हमने, तो साइन एक्स इज़ इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये साइन एक्स हो गया। अब हम इसका वापस वो करेंगे, तो साइन एक्स का कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस एक्स फिर वापस साइन एक्स में हो जाएगा। तो ये आ गया अब हमारे पास में डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। अब वापस फिर लगाया हमने ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स फिर किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस एक्स में, और कॉस एक्स फिर वापस जब डिफ्रेंशिएशन किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस साइन एक्स में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम आराम से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये ऑपरेटर्स। तो इसमें जितने हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे को परफेक्शन आएगा, तो प्रैक्टिस करनी बहुत आवश्यकता है। इसके आगे और भी ऑपरेटर्स हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।